हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिंकू। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी। सो न्यू चैप्टर, न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम पिछले जो एक्ट पढ़े थे उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। और वो एक्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बस उसका वो की प्रोविज़न जो था, मेन मेन तुम्हारा जो सिग्निफिकेंस था, वो सब थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे अभी क्विक रिवीजन के पर्पज के लिए। तो इस टाइम में जो गवर्नर जनरल थे तुम्हारा, कौन थे? गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल कौन थे तुम्हारा ऑफ इंडिया? क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को तुम्हारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था, और वो थे तुम्हारा विलियम बेंटिक थे। कौन थे? विलियम विलियम बेंटिक थे। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, फिर दूसरे दूसरे पॉइंट में चलते हैं हम। और वो क्या था तुम्हारा कि तुम्हारा जो लेजिस्लेशन जो लाया गया था, जो चार्टर लाया गया था, वो किस चीज़ के लिए लाया गया था? तुम्हारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, जो तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, उसको थोड़ा और अच्छे से गवर्न करने के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। समझ में आया इतना? तो पहला जो की प्रोविजन था तुम्हारा कौन सा था कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली था वो एंड कर दिया गया चाइना के साथ, और जो टी ट्रेडिंग भी था वो भी एंड कर दिया गया। कौन क्या क्या एंड कर दिया गया? मोनोपोली। पहला पॉइंट तुम्हारा क्या था? मोनोपोली। मोनोपोली को एंड कर दिया गया। फिर चाइना के साथ जो ट्रेडिंग था, तुम्हारा टी ट्रेडिंग भी था, वो सब तुम्हारा एंड कर दिया गया। समझ में आया इतना? समझ में आया? और एक चीज़ है, तुम्हारा जो गवर्नमेंट था, जो गवर्नर जनरल जो थे पहले, उनका जो गवर्नमेंट को अब क्या नाम से जाना गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा गया। क्या कहा गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा गया। फर्स्ट टाइम। समझ में आ रहा है कि नहीं? फर्स्ट टाइम इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा गया। और गवर्नर जनरल के साथ वो एक काउंसिल था तुम्हारा, असाइन किया गया था। समझ में आया? और उनका जो काउंसिल था, उस काउंसिल को भी कौन सा नाम से जाना गया? इंडिया काउंसिल कहा गया उनको। क्या कहा गया? इंडिया काउंसिल के नाम से जाना गया। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अब पहले मैं जो बताया था तुमको कि जो गवर्नमेंट जो था गवर्नर जनरल का, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, क्या? गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे जो थे, उनका पोजीशन चेंज कर दिया गया और उनको कहा गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्या? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा गया तुम्हारा। और कौन कौन सा सब पावर उनको असाइन किया गया कि तुमको तुम्हारा फुल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स भी दिया गया। क्या? सिविल एंड मिलिट्री पावर तुमको उनको दिया गया। किनको? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे, दिया गया। समझ में आया? और कौन थे वो तुम्हारा? विलियम बेंटिक। ये याद रख लेना। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? विलियम बेंटिक थे। याद रखना भाई। हुआ। और क्या क्या हुआ तुम्हारा इसमें मेजर चेंजेस जो आया था? क्या क्या हम पढ़े थे कि तुम्हारा जो लेजिस्लेटिव पावर जो था बॉम्बे और मद्रास का, तुम्हारा ये प्रोविंशियल था ना कि कलकत्ता के अंडर वो तुम्हारा बॉम्बे और मद्रास रहेगा। समझ में आया? वो थोड़ा रिवीजन करते हैं।
बॉम्बे और मद्रास का जो लेजिस्लेटिव पावर था, क्या, बॉम्बे एंड मद्रास, मद्रास का जो लेजिस्लेटिव पावर था वो ट्रांसफर कर दिया गया भाई। किनके हाथ में ट्रांसफर कर दिया गया? तुम्हारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में। समझ में आया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में तुम्हारा ट्रांसफर कर दिया गया तुम्हारा लेजिस्लेटिव पावर, जो बॉम्बे और मद्रास का था। और जो जो लॉ वो निकल के आया था उनको क्या कहा गया? एक्ट कहा गया। लॉ को क्या कहा गया भाई? एक्ट। एक्ट का टर्म इस एक्ट में आया था। जो लॉ, जो गवर्नर जनरल का जो निकल के आया, बनाए जो कुछ भी, उनको एक्ट कहा गया। समझ में आया है? उनको टर्म दिया गया एक्ट बोल के। समझ में आया? और गवर्नर जनरल को इतना पावर दिया गया कि वो ब्रिटिश इंडिया में जो एक्ट था तुम्हारा, जिनको हम लॉ कहते थे, वह उनको वो अमेंड कर सकते थे। कौन? गवर्नर जनरल। और रिपील भी कर सकते थे। कुछ भी तुम्हारा लेजिस्लेटिव बॉडी तुम्हारा अगर वो तुम्हारा लॉ लेके आया तो वो गवर्नर जनरल तो एग्जीक्यूटिव पावर है ना, वो क्या कर सकते थे कि वो एक्ट को अमेंड कर सकते थे कि रिपील भी कर सकते थे। समझ में आया? और इस एक्ट के दौरान और एक नई चीज लाया गया, वो है कि ओपन कंपटीशन सिस्टम लाया गया। किस चीज के लिए? सिविल सर्वेंट्स के लिए, सिविल सर्विस सिलेक्शन के लिए। समझ में आया कि नहीं? प्रपोज किया गया, समझ में प्रपोज किया गया कि एक ओपन कंपटीशन सिस्टम लाया जाए। क्या? ओपन कंपटीशन सिस्टम लाया जाए। किस चीज के लिए भाई? सिविल सर्विस सिलेक्शन के लिए। समझ में आया कि नहीं? सिविल सर्विस समझ, ये तुम्हारा सिलेक्शन के लिए ओपन कंपटीशन सिस्टम लाया गया था। किस एक्ट में? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में तुम्हारा। समझ में आया? और मैंने तुमको बताया था लास्ट में भी कि तुम्हारा जो इंडियन लॉ कमीशन एस्टैब्लिश किया गया था इसमें, क्या? इंडियन लॉ कमीशन। समझ में आया? और इसको याद करने के लिए भी मैंने बताया था तुमको कि जैसे तुम्हारा कलकत्ता का जो तुम्हारा एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में, वो किस साल में? एक साल बाद में हुआ था 1774 को। वैसे ही जो लॉ कमीशन है तुम्हारा, वो कौन से एक्ट में आया था? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में आया था। उसके बस एक साल बाद, कितना, 1834 में तुम्हारा क्या एस्टैब्लिशमेंट किया गया? इंडियन लॉ कमीशन तुम्हारा एस्टैब्लिशमेंट किया गया। किन के अंडर में भाई? लॉर्ड मैक्विली के अंडर में। किसके अंडर में? लॉर्ड मैक्विली। समझ में आया? इनका नाम याद रख लेना। इंडियन लॉ कमीशन किसके अंडर? लॉर्ड मैक्विली। कौन से साल में? 1834 में। इंडियन लॉ कमीशन किसके अंडर में भाई? लॉर्ड मैक्विली। कौन से साल में? 1834 में। समझ में आया? इतना समझ में आया? ये बस तुम्हारा रिवीजन था। समझ में आया इतना? ये तुम्हारा क्या था भाई? रिवीजन था। अब हम पढ़ेंगे क्या? न्यू तुम्हारा चार्टर एक्ट में जाएंगे। समझ में आया? न्यू चार्टर एक्ट। और वो है तुम्हारा चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 पढ़ेंगे। ये जो चार्टर एक्ट 53 है तुम्हारा, समझ में है भाई? ये तुम्हारा लास्ट सीरीज है। ये तुम्हारा चार्टर एक्ट का जो सीरीज है तुम्हारा लास्ट सीरीज है। कब शुरू हुआ था चार्टर एक्ट का वो सीरीज तुम्हारा? 1793 में पहली बार वो चार्टर एक्ट लाया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। समझ में आया है? तो तुम्हारा जो 1793 का सीरीज जो स्टार्ट हुआ था वो अभी एंड होगा। कौन से सीरीज में? 1853 में। कब शुरू हुआ था? 1793। कब एंड हुआ? 1853। कौन से एक्ट? चार्टर एक्ट का वो सीरीज है तुम्हारा।
समझ में आया इतना? अभी थोड़ा इनको थोड़ा डिटेल्स में, थोड़ा उतना डिटेल्स नहीं जाएंगे, थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे। समझ में आया? ये तुम्हारा जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया तुम्हारा चार्टर एक्ट सीरीज का लास्ट सीरीज था, ये तुम्हारा लास्ट सीरीज था। और क्यों लाया गया था? कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही बस लाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चार्टर एक्ट का सीरीज वो पास किया गया था। समझ में आया? लेकिन इस सीरीज में कौन सी बड़ी बात तुम्हारा निकल के आया वो तुम्हारा हम देखेंगे। पहली बात तो गवर्नर जनरल ऑफ जो काउंसिल था तुम्हारा, समझ में आया, वो एक ही था कि वो तुम्हारा लेजिस्लेटिव भी वही था, तुम्हारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी था। अब इस एक्ट के दौरान तुम्हारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो तुम्हारा गवर्नर जनरल काउंसिल जो था तुम्हारा, उस काउंसिल का वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों को सेपरेट कर दिया गया। समझ में आया? क्या कर दिया गया? एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल को सेपरेट कर दिया गया। तो अगर दोनों सेपरेट हो रहे हैं तो क्या होगा भाई? मतलब क्यों सेपरेट कर दिया गया उनको? अगर सेपरेट नहीं करते तो क्या होता? सेपरेट करके क्या मिला? क्यों कर दिया गया? क्योंकि जो लेजिस्लेटिव फंक्शन होता था तुम्हारा और जो तुम्हारा एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो होता था, कि वो पहले जो था वो कैसे था कि वो जो जितना भी पावर था गवर्नर जनरल का, वो सब एग्जीक्यूटिव बॉडी में तुम्हारा सिर्फ कंसंट्रेट होके रहता था। समझ में आ रहा है? और जिसकी वजह से थोड़ा वो टायरानी का टाइप का वो सब शुरू हो जाता था, एब्यूज टाइप का। मतलब कुछ भी तुम्हारा गड़बड़ अगर हो जाए तो उसका सुलझाव होना थोड़ा मुश्किल हो जाता था उनका। समझ में आया? अगर दोनों बॉडी को अलग कर दिया जाए तो क्या होगा तुम्हारा गवर्नेंस के लिए? हुआ जो तुम्हारा लेजिस्लेटिव जो बॉडी है तुम्हारा, वो कौन सा? लॉ मेकिंग बॉडी है। समझ में आया? ये तुम्हारा लेजिस्लेटिव काउंसिल जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो कौन सा बॉडी है? वो लॉ मेकिंग। और एग्जीक्यूटिव वाला वो कौन सा है? लॉ एनफोर्समेंट करने वाला बॉडी है। दोनों को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। दोनों का अथॉरिटी अलग कर दिया गया। समझ में आया? दोनों का बॉडी को वो काम वो अलग कर दिया गया। बट ये दोनों अथॉरिटी जो थे तुम्हारा, ये दोनों अथॉरिटी किसके अंडर में आते थे भाई? सेम अथॉरिटी जो तुम्हारा गवर्नर जनरल का वो उनके अथॉरिटी में आते थे। समझ में आया कि नहीं? अगर दोनों बॉडी को अगर एक कर दिया जाए, मतलब ये जो काउंसिल बैठाया गया था वो किस चीज़ के लिए बैठाया गया था? कि जो पब्लिक गुड है उनको थोड़ा बेहतर बनाने के लिए। समझ में आया? अगर उनका जो पावर है वो अगर वो सब एक साथ एक ही बॉडी में अगर लाए कर जाएगा तो दिक्कत क्या होगा तुम्हारा? दिक्कत ये होगा कि ठीक से वो फंक्शन नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? एनफोर्स कर नहीं पाएंगे। अगर एक रहा तो वो रूलिंग अथॉरिटी जो रूलिंग ग्रुप है वो थोड़ा उतना अच्छे से वो काम नहीं कर पाएंगे। वो रूलिंग अथॉरिटी में ज़्यादा ध्यान देंगे। समझ में आ रहा है? वैसे ही कॉमन चीज़ है, वो समझने वाली बात है कि एक ही बॉडी में अगर तुम्हारा सब पावर अगर दे दिया जाएगा तो वो क्या करेगा भाई? तुम्हारा रूलिंग इंटरेस्ट में ज़्यादा वो ध्यान देगा, ना कि तुम्हारा पब्लिक गुड्स के लिए। तो इसी चीज़ की वजह से वो तुम्हारा दोनों काउंसिल को अलग कर दिया गया। किस चीज़ के लिए? वो जो सेफगार्ड रखने के लिए, तुम्हारा इन सब चीज़ के लिए हुआ। किस चीज़ के लिए? बैलेंस बनाए रखने के लिए। समझ में आया? कि तुम्हारा जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उन दोनों का पावर्स लिमिट अपने अपने अंदर रखने के लिए। समझ में आया? बैलेंस रखने के लिए, उनका
रूलिंग अथॉरिटी चेक करने के लिए, वो उन दोनों को अलग कर दिया गया। समझ में आया कि तुम दोनों के बीच एक क्लियर सा अकाउंटेबिलिटी रहे एंड फंक्शन भी दोनों का रहे, कि तुम्हारा लॉ मेकिंग बॉडी का जो एनफोर्समेंट है वो अलग रहे, वो ट्रांसपेरेंट रहे गवर्नमेंट से, तुम्हारा एक्शन का वो ट्रांसपेरेंट रहे, वो सब देखने के लिए। समझ में आया इतना? तो अच्छा ठीक है, ये तो अलग कर दिया गया भाई। तो इसमें अलग करने से गवर्नेंस में क्या इफेक्ट रहा? गवर्नेंस में क्या इफेक्ट रहा? पहली बात कि सेपरेट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव जो ब्रांच बनाए गए, तो पहले जितने कॉन्फ्लिक्ट आते थे डिसीजन मेकिंग में, एक ही बॉडी था ना तुम्हारा एग्जीक्यूटिव बॉडी, वो डिसीजन मेकिंग में जितना भी डिबेट आते थे, पॉलिसी मेकिंग में जितना भी तुम्हारा इफेक्ट आते थे, प्रॉब्लम आते थे, वो सब थोड़ा मिनिमाइज हो गया। क्या हुआ गवर्नेंस में? क्या तुम्हारा जो कॉन्फ्लिक्ट आते थे थोड़ा वो मिनिमाइज कर दिया गया, मिनिमाइज हुआ। समझ में आया? मिनिमाइज हुआ और थोड़ा मोर एफिशिएंट गवर्नेंस की ओर वो गवर्नमेंट तुम्हारा बढ़ने लगा। जैसे कि लेजिस्लेटरशिप तुम्हारा पॉलिसी मेकिंग में ध्यान देगा, तुम्हारा जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो सिर्फ तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन में, तुम्हारा इम्प्लीमेंटेशन में, तुम्हारा जितना भी लीगल कॉन्स्ट्रेंट है उनके अंदर ही तुम्हारा वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल काम करेगा। दोनों का तुम्हारा अलग अलग कर दिया गया। समझ में आया इतना? वो तुम्हारा अलग अलग कर दिया गया था। इतना समझ में आया कि नहीं तुम्हारा? हाँ। फिर दूसरी बात तुम्हारा क्या है? दूसरी बात क्या है तुम्हारा कि जब ये तुम्हारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल से तुम्हारा जो काउंसिल जो तुम्हारा एक था, वो जब तुम्हारा लेजिस्लेटिव काउंसिल को अलग कर दिया गया, उनका जो ब्रांच था उसको एक्सपांडेड कर दिया गया। समझ में आया? एक्सपांड कर दिया गया और उनमें तुम्हारा न्यू मेंबर और लोकल रिप्रेजेंटेशन को रखा गया। समझ में आया? धीरे धीरे चल रहे हैं, समझते रहो। हुआ पहली बात, क्या किया गया? तुम्हारा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसको पहली बात अलग कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। सेपरेट करने के बाद इस लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या कर दिया गया भाई? एक्सपांडेड कर दिया गया, जिसको कहा गया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। कौन से नाम से? इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाना गया। समझ में आया? इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से। अगर इसको इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाना गया तो इसमें न्यू मेंबर तुम्हारा इंक्लूड कर दिया गया। क्या? न्यू मेंबर प्लस तुम्हारा लोकल रिप्रेजेंटेशन जो रहेंगे वो कहाँ कहाँ से होंगे भाई? लोकल रिप्रेजेंटेशन जो रहेंगे वो कहाँ से रहेंगे तुम्हारा? कौन कौन से प्रोविंस में? याद रख लेना, तुम्हारा लोकल रिप्रेजेंटेशन वो रहेंगे तुम्हारा बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। इतना प्रोविंस तो तुमको पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास। अब एक नया प्रोविंस है तुम्हारा नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर। तुम्हारा नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर वो तुम्हारा पंजाब वाला वेस्टर्न फ्रंटियर। समझ में आया? लोकल रिप्रेजेंटेशन वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में तुम्हारा आएंगे इसमें। समझ में आया? हाँ।
तो इसमें इस एक्ट में क्या लाया गया था कि, और एक नई बात कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूलिंग था वो इंडेफिनाइट पीरियड के लिए कर दिया गया था। और वो अगर वो गवर्नमेंट चाहता तो वो किसी भी टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी का वो रूल को एंड भी कर सकता था, वो टर्मिनेट भी कर सकता था। उसका कुछ पहले जो था तुम्हारा फिक्स्ड रिन्यूअल जो था तुम्हारा 20 साल के बाद, 20 साल के बाद वो जो टर्म दिया गया था तुमको, उतना वो इस एक्ट में नहीं मिला। किनको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई फिक्स रिन्यूअल नहीं मिला, वो इंडेफिनेट पीरियड के लिए रखा गया था। अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहे तो वो किसी भी टाइम उसको टर्मिनेट भी कर सकते थे। समझ में आया? समझ में आया इतना? ठीक है फिर। अच्छा, तो अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर इंडेफिनेट भी कर दिया गया और टर्मिनेट भी कर दिया गया तो इसका मतलब क्या है? किसी भी टाइम अगर टर्मिनेट भी कर सकता है, इसका मतलब क्या है? कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर उनका भरोसा उड़ चुका था कि अब आगे वाले जो भी एक्ट आएंगे उसमें अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेगा कि ब्रिटिश क्राउन के अंदर तुम्हारा पावर फैसिलिटेट करेगा वो सब। समझ में आया? फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। तो हम देख लेते हैं कि इसका एक समरी देख लेते हैं, जितना जितना हम पढ़ेंगे इसमें क्या रहा और उसका इम्पैक्ट क्या रहा, प्रोविज़न क्या रहा, वो सब हम देखेंगे। पहली बात, जो प्रोविज़न लाया गया, कौन सा प्रोविज़न? कि तुम्हारा सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव बॉडी का, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव बॉडी को सेपरेट करने से वो इम्पैक्ट कहा क्या रहा तुम्हारा वो इंडिया में, कि इट मेड द बेसिस फॉर पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। हमारा जो अभी मॉडर्न पार्लियामेंट्री है भाई, वो कैसा है तुम्हारा? लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव बॉडी वो दोनों अलग है कि नहीं? वो थोड़ा पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया में वो बेसिस बना रहे हैं अभी, उनका जो फाउंडेशन अभी बना, इम्पैक्ट रहा उनका। जैसे हमारा अभी लेजिस्लेटिव बॉडी और तुम्हारा एग्जीक्यूटिव बॉडी दोनों सेपरेट है। ठीक है, ठीक है भाई, ये एक तो पॉइंट समझ में आ गया। फिर दूसरी बात कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपांड करने से क्या इम्पैक्ट रहा? एक तो तुम्हारा सेपरेशन कर दिया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल को, फिर वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो बड़ा कर दिया गया है भाई, जो स्ट्रक्चर बड़ा कर दिया, उसका ब्रांच को जो एनलार्ज कर दिया गया, उसका इम्पैक्ट क्या रहा भाई? वो एक्सपांड करने से क्या होगा? जो लेजिस्लेटिव तुम्हारा काउंसिल था उसको एक्सपांड करने से क्या हुआ भाई? कि तुम्हारा लोकल रिप्रेजेंटेशन में इंक्लूजन बढ़ा। समझ में आया? लॉ मेकिंग बॉडी थोड़ा और बड़ा हुआ उनका। समझ में आ रहा है? जो लोकल रिप्रेजेंटेशन तुम्हारा जो एंट्री हुआ था, जो तुम्हारा प्रोविंशियल्स को लेके, प्रोविंशियल में जो तुम्हारा बॉम्बे, मद्रास और तुम्हारा नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर जो थे लोकल रिप्रेजेंटेशन, वो थोड़ा इंक्लूड होंगे। अगर जितना घर बड़ा होगा तो उतने आदमी रहने के लिए आएंगे ना, वैसे ही। समझ में आया इतना? वो एक्सपांड करने से उनका इम्पैक्ट ये रहा कि वो लोकल रिप्रेजेंटेशन एंड स्ट्रक्चर लॉ मेकिंग बड़ी बढ़ा सके वो। समझ में आया? और तुम्हारा दूसरी बात कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक्सटेंशन किया गया था इंडेफिनाइट, पहले तो फिक्स करते थे ना कि इतना इतना साल के तुम्हारा बदलते रहोगे तुम्हारा वो रूलिंग का। अभी तो ये तो फिक्स भी नहीं किए ये लोग,
तो इसका मतलब क्या है, नॉट फिक्स जो रखा गया, क्यों भाई, क्यों रखा गया तुम्हारा, उसका इम्पैक्ट क्या रहा कि जो कंपनी का जो ऑटोमेटिक जो रिन्यूअल होता था इतना साल के बाद इतना, वो तुम्हारा एंड हो गया पहली बार। अगर कंपनी का जो रूलिंग अगर एंड हुआ, कंपनी रूल एंड हुआ, तो क्या स्टार्ट होगा भाई, अभी पार्लियामेंट्री कंट्रोल स्टार्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या, पार्लियामेंट्री कंट्रोल का शुरुआत हुआ, स्टार्ट हुआ। तो अभी तुम्हारा जो एंड कर दिया गया इस एक्ट में, तो क्या हुआ तुम्हारा, जो मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशनल जो डेवलपमेंट हुआ इंडिया हिस्ट्री में, किसकी वजह से भाई, ये तुम्हारा चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की वजह से। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट क्यों कहा गया और एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट क्यों कहा गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए तो पहली बात को कंपनी रूल को एंड करना पड़ेगा भाई, जो कि तुम्हारा चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में आ गया था। और एंड हुआ तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव की ओर बढ़ रहे हैं फिर पार्लियामेंट्री कंट्रोल को लेके, तो इसीलिए ये कहा गया। समझ में आया इतना, समझ में आया कि नहीं, कि क्यों किया गया, क्यों ये हुआ, क्यों नहीं, समझ में आया। तो इतना तक समझ में आया कि नहीं, थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, क्विक रिवीजन। देखो, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में क्या हुआ था, शुरू हुआ था 1793 को चार्टर का एक्ट, ये लास्ट सीरीज था तुम्हारा 1853, याद रखते जाओ। इसमें मेजर चेंज ये किया गया कि तुम्हारा लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जीक्यूटिव काउंसिल को सेपरेट कर दिया गया, तुम्हारा लेजिस्लेटिव काउंसिल को एनलार्ज कर दिया गया, ताकि तुम्हारा जो लॉ मेकिंग बॉडी एक्सपांड हो सके, तुम्हारा लोकल रिप्रेजेंटेशन आ सके। समझ में आया। और तुम्हारा क्या क्या इसको इसका वो जो सिग्निफिकेंस रहा तुम्हारा अलग करने से, कि तुम्हारा जो कॉन्फ्लिक्ट आते थे दोनों ब्रांच में, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ब्रांच में, वो थोड़ा मिनिमाइज होने लगे। समझ में आया, आया कि नहीं, ठीक है। और तुम्हारा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो तुम्हारा मेंबर आते थे वो कौन कौन से प्रोविंस में आते थे, तुम्हारा बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से आते थे। समझ में आया, समझ में आया इतना, ठीक है। अभी इतना दूर तक, इतना एक्ट तक जितना भी पढ़े हुआ, मैं एक तुम्हारा तुमको डायग्राम बना देता हूँ कि तुम्हारा पहले क्या हुआ भाई, सेंट्रलाइजेशन हुआ, ये तुम्हारा ब्रिटिश गवर्नमेंट है हुआ। पहले 1773 से लेकर तुम्हारा 1853, समझ में आया, 1853 जो था तुम्हारा, ये तुम्हारा जो कंट्रोल होता था वो क्या, कौन सी तरफ जाता था, सेंट्रलाइजेशन की तरफ। समझ में आ रहा है। अभी जो शुरू होगा टिल इंडिपेंडेंट, टिल द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अभी शुरू होगा तुम्हारा डिसेंट्रलाइजेशन। क्या शुरू होगा, डिसेंट्रलाइजेशन। ये पावर का सेंट्रलाइजेशन होता था, अभी डिसेंट्रलाइजेशन होगा, ठीक है। अभी डिसेंट्रलाइजेशन क्या क्या है थोड़ा देखेंगे, ठीक है। पहले तुम्हारा जो सेंट्रलाइजेशन जितना भी था उसको क्या कहा जाता था, पहली बात हम स्टार्टिंग किए थे ना, कंपेनी रूल, ये क्या था तुम्हारा, कंपेनी रूल। अब एंड होगा भाई, कंपेनी रूल एंड होगा तो स्टार्ट क्या होगा, तुम्हारा क्राउन रूल स्टार्ट होगा। डिसेंट्रलाइजेशन जो था तुम्हारा, क्राउन रूल अभी स्टार्ट होगा। और क्राउन रूल का जो टाइम पीरियड है, स्टार्ट करते हैं क्राउन रूल।
क्राउन रूल 1858 से लेकर 1947 तक वो तुम्हारा था क्राउन रूल। पहले जो एक्ट इसमें आया था वो था तुम्हारा क्राउन रूल का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था। और इसको भी कहा जाता है, याद रखना भाई, एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस एक्ट के बारे में हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि ये क्राउन रूल का पहली तुम्हारा एक्ट है जो अभी शुरू होगा। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1858 के बारे में स्टार्ट करते हैं। इस एक्ट जब आया, इट वॉज ए लैंडमार्क इन लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश क्राउन। समझ में आया कि ये लॉ जो इम्प्लीमेंट हुआ तब क्या हुआ कि कंपनी रूल का जो रूल था वो एंड हो गया। पहली बार कंपनी रूल एंड हो गया, और कंपनी रूल का जितना भी पावर था भाई, तुम्हारा पावर तो एंड कर दिया गया, लेकिन इतना साल तक जो तुम्हारा पावर था वो क्या करेंगे अभी, उसको ट्रांसफर कर दिया गया डायरेक्टली टू ब्रिटिश क्राउन। समझ में आया? क्या कर दिया गया? ट्रांसफर कर दिया गया ब्रिटिश क्राउन को। तो चलो उसका प्रोविजन देखते हैं, सिग्निफिकेंस क्या क्या है वो सब देखते हैं थोड़ा। पहली बात कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, क्योंकि भाई तुम तो पहले से हो ना, तुम्हारी चर्चा थोड़ा कर लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तुम्हारा हाल अब कैसा रहा होगा इन 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। इसको भाई पूरा एंड कर दिया गया। तुम्हारा जितना भी पावर्स है क्या क्या एंड कर दिया? पावर्स, तुम्हारा टेरिटोरी एक्वायर किए हुए थे ना ये लोग, टेरिटरी हुआ तुम्हारा रेवेन्यू जितना था, ये जो सब चीज है ये क्या कर दिया गया? एंड कर दिया गया, और इसको ट्रांसफर कर दिया है किनके? ब्रिटिश तुम्हारा क्राउन में, जो क्वीन थे तुम्हारा, ब्रिटिश क्राउन में ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी एंड हुआ तो उसके साथ जुड़े हुए बनाए गए जितने भी बोर्ड थे तुम्हारा, वो रहेंगे क्या? बताओ, नहीं रहेंगे। कैसे? तुम्हारा मालिक अगर ख़त्म हो गया तो तुम्हारा सर्वेंट्स लोग क्या करेंगे भाई? उनको भी निकाला दिया जाएगा ना। वही बात, तुम्हारा ईस्ट इंडिया कंपनी को जो रेगुलेट मैनेज करने के लिए जो तुम्हारा काउंसिल और बोर्ड बनाए गए थे, एक था तुम्हारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और तुम्हारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। समझ में आया? अभी इन लोगों का काम भी कुछ नहीं है भाई, तुमको भी एलिमिनेट कर दिया गया। हुआ, तुमको एलिमिनेट तो कर दिया गया, ठीक है भाई, तुम तो नहीं रहोगे, लेकिन तुम्हारा पावर का जो था वो क्या करेंगे? जैसे तुम्हारा ईस्ट इंडिया कंपनी था, रूल कर रहा था, उनके पावर का क्या, वो ब्रिटिश क्राउन में ट्रांसफर कर दिया गया। वैसे ही जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे तुम्हारा और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उनको तो एलिमिनेट कर दिया गया भाई। तुम्हारे जगह में तो किसी को रखा जाएगा ना, तुमको निकाला गया है तो इसका मतलब तुमको खाली तो नहीं जाएगा वो जगह। तो उनका जो पावर मैनेज करने के लिए जितना भी पावर था वो सिंगल पर्सन को ट्रांसफर कर दिया गया, और उसको कहा जाता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। न्यू पोजीशन बना उसके बाद, इनके जगह तुम्हारा न्यू पोजीशन तुम्हारा बनाया गया। समझ में आ रहा है?
न्यू पोजीशन बनाया गया और वो था तुम्हारा सेक्रेटरी ऑफ लंदन में, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इंडिया के लिए बनाया गया तो इंडिया का रहेगा ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। समझ में आया? जिनका एक ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर था जो 15 मेंबर काउंसिल से द्वारा असिस्ट होते थे। समझ में आ रहा? तो अभी तुम्हारा ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह आ गया, तुम्हारा बैठा है ब्रिटिश क्राउन। दिमाग में मैप बनाओ तुम्हारा, सोचो, इमेजिन करो, बैक करो उस टाइम में कि तुम्हारा ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रहा, उसके जगह में कौन बैठा है अभी? ब्रिटिश क्राउन। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रहा तो जो उनका जो मैनेज कर रहा था उनका अफेयर्स, कौन? तुम्हारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वो रहेंगे? नहीं रहेंगे। उनको भी तुम्हारा क्या कर दिया गया? उनको भी एलिमिनेट कर दिया गया। उनको अगर एलिमिनेट कर दिया गया तो उनकी जो पावर्स थे उनको मैनेज करने के लिए तो किसी पोजीशन को बनाना पड़ेगा ना, और वो था क्या? तुम्हारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इतने दूर तक समझ में आया तुमको? कौन एलिमिनेट हुआ, किन कौन सी जगह में कौन आया, समझ में आया इतना? ठीक है। और जो तुम्हारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ 15 मेंबर का एक काउंसिल था। कितना भाई? 15 मेंबर ऑफ काउंसिल था। तो जो तुम्हारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ये तुम्हारा बीच में था भाई। किन दोनों के बीच में? एक था तुम्हारा ब्रिटिश गवर्नमेंट, याद रखो, मैं तुम्हारा दिमाग में ये डायग्राम फिट करना चाहता हूँ। ब्रिटिश गवर्नमेंट और एक तुम्हारा जो एडमिनिस्ट्रेशन की, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में तुम्हारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। वो एक चैनल बन के था कि कुछ भी अगर हुआ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, वो डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को थ्रू इट्स 15 मेंबर काउंसिल। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट का अगर कुछ नया पॉलिसी कि कुछ भी अगर लाना होता तो इंडिया में, तो वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के थ्रू तुम्हारा जाता था। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? हाँ। ये तुम्हारा था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। समझ में आया? ठीक है फिर। और तुम्हारा दिमाग में आ रहा होगा, चलो ईस्ट इंडिया कंपनी का बात अभी नहीं हो रही है, वो गया, उनका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल गया। तुम्हारे दिमाग में अभी आ रहा होगा कि गवर्नर जनरल का क्या हुआ भाई? ये बाबू कहाँ गए? हुआ? वो बाबू कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए। वो अभी उनका नाम बदला जाएगा, उनका पोजीशन का नाम बदला जाएगा। हुआ? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अभी कहा जाएगा कौन से नाम में? वाइसरॉय में। तुम कंफ्यूज मत होना भाई कि वाइसरॉय, गवर्नर जनरल, ये है क्या? वो एक ही इंसान है, उसका नाम बस बदला गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वाइसरॉय का वो काम क्या था तुम्हारा? ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट करता था डायरेक्टली। समझ में आया? ठीक है भाई। तो इतना दूर तक तुम्हारा क्विक कर लेते हैं, थोड़ा क्विक रिवीजन टाइप का। ईस्ट इंडिया कंपनी को तुम्हारा एंड कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का तुम्हारा पावर जो था तुम्हारा ब्रिटिश क्राउन के अंडर आया। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो तुम्हारा मैनेज कर रहा था अफेयर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एलिमिनेट कर दिया गया। उनका जो पावर था किन के ऊपर आया? वो न्यू पोजीशन बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनाया गया, जिनके साथ 15 मेंबर ऑफ काउंसिल थे। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो चैनल था किन दोनों के बीच में? ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। ठीक है, इतना समझ में आया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिया का जो नाम था वो बदला गया, वाइसरॉय। समझ में आया इतना? इतना समझ में आया कि नहीं? और पहले वाइसरॉय कौन थे तुम्हारा भाई? लॉर्ड कैनिंग। पहले गवर्नर, लास्ट गवर्नर जनरल भी थे, गवर्नर जनरल भी थे तुम्हारा, और वाइसरॉय भी थे तुम्हारा लॉर्ड कैनिंग।
समझ में आया? ठीक है। तो इस एक्ट के थ्रू वो तुम्हारा पिछले वाला जो एक्ट है 1853 में तुम्हारा क्या है वो क्या बनाया गया था, प्रोविजन लाया गया था कि तुम्हारा एक ओपन सिविल सर्विस रिक्वायरमेंट हो बोल के। लेकिन अभी क्या हुआ, ये इस एक्ट में तुम्हारा एस्टेब्लिश कर दिया गया क्या, इंडियन सिविल सर्विस। किन के अंडर में, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंडर में। और वेरियस तुम्हारा इंडियंस इस एग्जाम के थ्रू आ सकते हैं, रिक्वायरमेंट के थ्रू। समझ में आया क्या हुआ तुम्हारा भाई? एस्टाब्लिश्ड द इंडियन सिविल सर्विस, एस्टाब्लिश द इंडियन सिविल सर्विस किसके अंडर में आया था? अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंडर में। एक रिक्वायरमेंट था तुम्हारा, वेरियस इंडियंस तुम्हारा इस एग्जाम के थ्रू आ सकते हैं। समझ में आया? तो इस एक्ट का कुछ तुम्हारा एडिशनल इम्पैक्ट क्या क्या रहा होगा वो थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। क्या क्या रहा इम्पैक्ट, तो समझ में आ गया कि तुम्हारा कंपैरिजन करेंगे, एक्ट समझ में आया कि नहीं अभी? ठीक है। तुम्हारा एडिशनल इम्पैक्ट क्या रहा अभी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। एडिशनल इम्पैक्ट क्या रहा? एडिशनल इम्पैक्ट, पहली बात कि जो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर दिया गया था तुम्हारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, समझ में आ रहा है कि नहीं? वो तुम्हारा क्या एबोलिश कर दिया गया। तुम्हारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो तुम्हारा डुअल गवर्नमेंट था, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो था हुआ, उसको एबोलिश कर दिया गया। पहले सेंट्रलाइजेशन प्रपोज में था ना, बनाया गया था, हुआ वो सब एंड कर दिया गया, एंड कर दिया गया और ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर में लाया गया सब कुछ। ठीक है। ठीक है भाई, तो फिर चलते हैं दूसरे एक्ट में। दूसरे एक्ट में आते हैं फिर। दूसरे एक्ट क्या है तुम्हारा? दूसरा एक्ट था तुम्हारा क्या? इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट इतना समझ में आया भाई? 1858 एक्ट समझ में आया? अभी चलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 क्या है? इस एक्ट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो पास किया था रिफॉर्म लाने के लिए, तुम्हारा ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो ब्रिटिश इंडिया का जो गवर्नेंस था उसको थोड़ा रीऑर्गेनाइज करने के लिए हुआ। जितना भी एक्ट लाया जा रहा है वो किस चीज के लिए भाई? ब्रिटिश गवर्नमेंट का गवर्नेंस को रीऑर्गेनाइज करने के लिए। रीऑर्गेनाइज तो कर रहे हैं भाई, चलते आ रहा है इतना। और क्या इंट्रोड्यूस कर दिया गया इसमें? इंट्रोड्यूस्ड क्या किया गया इसमें कि लिमिटेड इंडियन पार्टिसिपेशन हो भाई। इंपॉर्टेंट बात है,
लिमिटेड इंडियन पार्टिसिपेशन, लिमिटेड इंडियन पार्टिसिपेशन हो इसमें। समझ में आया? ठीक है, इसका प्रोविजन थोड़ा देखते हैं अभी। की प्रोविजन क्या था तुम्हारा इसका जो की प्रोविजन क्या था तुम्हारा? पहली बात, ये एक्ट के थ्रू तुम्हारा गवर्नर जनरल का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसको एक्सपांडेड कर दिया गया। एक्सपांड करने का मतलब क्या? काउंसिल को ऐसा बड़ा करना नहीं होता है भाई, उनका जो मेंबर्स थे वो बढ़ा दिया गया। एडिंग बाय एडिंग, रुको लिख लेता हूँ थोड़ा उसको। एक्सपांड कर दिया गया क्या? तुम्हारा गवर्नर, हाँ, गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल को 6 बाय एडिंग, कितने मेंबर ऐड हुए थे भाई? 6 टू तुम्हारा 12 एडिशनल मेंबर को ऐड करके तुम्हारा बढ़ा दिया गया। किस पर्पज के लिए भाई? लेजिस्लेटिव पर्पज के लिए बढ़ाया गया। समझ में आया? कौन से काउंसिल में? एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। कौन के? किन के? तुम्हारा गवर्नर जनरल की। क्यों भाई बढ़ाया गया? लेजिस्लेटिव पर्पज के लिए। ठीक है, दूसरी बात तुम्हारा इंपॉर्टेंट है भाई, इट इंट्रोड्यूस्ड पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे। इट इंट्रोड्यूस्ड पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम समझ में आया? थोड़ा बॉक्स में रख लेते हैं इनको, पोर्टफोलियो सिस्टम को। वाह, कि जितने भी काउंसिल ऑफ मेंबर थे उनको उनका डिपार्टमेंट का डिफरेंट पोर्टफोलियो सब प्रोवाइड किया गया। लाइक तुम्हारा डिपार्टमेंट जितने थे, तुम्हारा होम में हुआ, तुम्हारा रेवेन्यू में हुआ, तुम्हारा मिलिट्री में हुआ, तुम्हारा फाइनेंस में हुआ, कि तुम्हारा लॉ में हुआ, और जितने भी तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है उनको अपना अपना पोर्टफोलियो प्रोवाइड किया गया भाई। समझ में आ रहा है? तो जो पोर्टफोलियो था तुम्हारा, उसको थोड़ा हम देखेंगे अभी, क्या क्या तुम्हारा पोर्टफोलियोस था तुम्हारा। पहली बात, जो काउंसिल था पहले तुम्हारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जितना भी डिपार्टमेंट था तुम्हारा एक साथ काम करते थे, एक साथ तुम्हारा डिसीजन लेते थे, एक साथ तुम्हारा सब कुछ करते थे काउंसिल के अंदर। समझ में आया? तो उनका जो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग में अगर कुछ दिक्कत आया तो, कुछ प्रॉब्लम आया तो वो सब अभी सुधार हो जाएगा। कैसे? डिसेंट्रलाइजेशन हुआ तुम्हारा, किसके? तुम्हारा पावर्स में, तुम्हारा काम में, डिपार्टमेंट के काम में, काउंसिल का। समझ में? मेंबर में, कि होम रेवेन्यू डिपार्टमेंट में तुम्हारा जितना लोगों को मेंबर है उनका जो काम है जितना वो सब देखेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो ये जो सिस्टम है तुम्हारा पोर्टफोलियो सिस्टम, इट डिसेंट्रलाइज द डिसीजन मेकिंग। समझ में आया? काउंसिल में जो डिसीजन मेकिंग है वो सब डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया, और ईच एंड एवरी मेंबर को तुम्हारा इंडिपेंडेंटली तुम्हारा मैनेजमेंट के लिए, फाइनल ऑर्डर के लिए नहीं, अपने अपने पोर्टफोलियो में तुम्हारा रखा गया फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए। हुआ? समझ में आया कि नहीं? अगर डिपार्टमेंट अलग अलग हो तो काम आसानी से होगा, और जो तुम्हारा डिले होता था, जो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग में जो डिले होता था वो डिले नहीं होता था, वो थोड़ा रिड्यूस हो गया।
समझ में आ रहा है? तुम्हारा होम डिपार्टमेंट हो गया, तुम्हारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, तुम्हारा लॉ डिपार्टमेंट हो गया, तुम्हारा फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया। समझ में आ रहा है? इनमें जो इनके जो होम मेंबर्स थे, इनके जो मेंबर लोग रहते थे, वो अपने पोर्टफोलियो में काम करेंगे, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करेंगे, अपने पोर्टफोलियो में डिसीजन लेंगे। तो क्या होगा भाई, जो फाइनल जो डिसीजन होगा अपने अपने इंडिविजुअल पोर्टफोलियो से लेकर फाइनल डिसीजन जो आएगा वो थोड़ा अच्छा होगा, इम्प्रूव्ड होगा। पहले क्या, जो तुम्हारा कलेक्टिव डिसीजन लेने से डिले होता था किसी चीज़ के लिए, वो डिले जो होता था वो पहले रुक गया हुआ। तो वही काउंसिल का वही काउंसिल है अभी, लेकिन वो सब अभी कलेक्टिवली काम कर रहे हैं, कंसल्टेटिवली काम कर रहे हैं कि ये डिपार्टमेंट कुछ अगर दिक्कत हुआ किस चीज़ में डिसीजन मेकिंग में, दूसरों डिपार्टमेंट को भी वो कंसल्ट करते थे। कंसल्टिव डिपार्टमेंट में मतलब जॉइंट कंसल्टिव बोर्ड में आ गए थे ये, किसी भी इश्यू आ गया तो वो जॉइंटली काम कर सकते थे, एक कैबिनेट स्ट्रक्चर बना के। समझ में आया? बट जो गवर्नर जनरल थे, काउंसिल के ऊपर तो तुम्हारा गवर्नर जनरल ही है ना भाई, तो वो अपना काम जो कर रहे थे, कंट्रोल जो था तुम्हारा मेजर पॉलिसी डिसीजन जो था उनके ऊपर ही था वो सब मैटर्स को लेके वो सब मैनेजमेंट कर रहे थे। समझ में आ रहा है कि एक अच्छा सा एक ऑर्गेनाइज तुम्हारा एक सिस्टमेटिक गवर्नमेंट की तरह वो काम करने के लिए, अगर कुछ भी काम हुआ तो डिसीजन कौन लेगा भाई, तुम्हारा गवर्नमेंट जनरल लेगा डिसीजन। लेकिन तुम्हारा डिसीजन जो था तुम्हारा वो लेंगे, तुम्हारा मेजर पॉलिसी जितना भी कंट्रोल था वो सब तुम्हारा कौन लेंगे, गवर्नर जनरल थे। तो पोर्टफोलियो बनाने से मतलब तुम्हारा इम्प्रूवमेंट ये हुआ कि जो इश्यूज आते थे वो थोड़ा रिड्यूस हो गए। तुम्हारा काउंसिल में जो इश्यू आ रहे थे कलेक्टिवली डिसीजन लेने से वो सब कम हो गया था तुम्हारा। समझ में आ रहा है? तो तुम्हारा ये चीज़ लाने से तुम्हारा फ्यूचर गवर्नमेंट में क्या बदलाव आएगा भाई, फ्यूचर गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या तुम्हारा बदलाव आएगा? बट इट लेट डाउन द फाउंडेशन। तुम्हारा ये कैबिनेट लाइक स्ट्रक्चर बना कि नहीं, कैबिनेट जैसे काम करता है तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर, वैसे ही डिपार्टमेंट बन गया ये। तो ये तुम्हारा फाउंडेशन दिया भाई किसका, फ्यूचर कैबिनेट बेस्ड गवर्नमेंट इन इंडिया के लिए। समझ में आ रहा है? इट फाउंडेशन दिया किस चीज का, फ्यूचर तुम्हारा कैबिनेट, फ्यूचर कैबिनेट बेस्ड गवर्नेंस के लिए। समझ में आ रहा है? अगर गवर्नेंस हो रहा है तो डिसेंट्रलाइजेशन होगा। जितना पहले तुम्हारा आर्लियर एक्ट में तुम्हारा सेंट्रलाइजेशन होता था, अगर ये पार्लियामेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, पार्लियामेंट की स्ट्रक्चर बनाते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो क्या हो रहा है, तुम्हारा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होते जा रहा है। तो कलेक्टिवली काम करेंगे लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ आ रहे हैं ये लोग। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आया कि नहीं? ठीक है। और फिर पहले जो अभी, हाँ ठीक है, अभी वो प्रोविंस की बात थोड़ा कर लेते हैं। किस चीज़ की प्रोविंस? प्रोविंस तो हम कितना पढ़े हैं भाई, बॉम्बे मद्रास, उनके ऊपर अत्याचार ही हुआ था पहले, सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया था। अभी क्या होगा, न्यू लेजिस्लेटिव जो पावर्स आएंगे वो तुम्हारे पहले जो था तुम्हारा बॉम्बे और मद्रास का प्रेसिडेंसीज का, वो सब पावर्स रिस्टोर कर दिया गया। पावर पहले छीन लिया गया था, बिफोर और आफ्टर का पावर देख लेते हैं। ये तुम्हारा बॉम्बे रहा, ये तुम्हारा मद्रास रहा, ये तुम्हारा बॉम्बे रहा, ये तुम्हारा मद्रास रहा। पहले पावर क्या, सेंट्रलाइजेशन था, अभी पावर क्या, रिस्टोर कर दिया गया, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी पावर क्या, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया है। समझ में आ रहा है? जो चार्टर एक्ट ऑफ
तुम्हारा 1833 में सेंट्रलाइजेशन था, ये लिख लो, याद हो जाएगा। चार्टर एक्ट 1833 में तुम्हारा सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया था। अभी डिसेंट्रलाइजेशन आ गया है किस एक्ट में भाई? इंडियन काउंसिल एक्ट में। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में तुम्हारा डिसेंट्रलाइजेशन, पावर उनको वापस दे दिया गया। ले जाओ तुम्हारा पावर, ले जाओ बॉम्बे मद्रास, ले जाओ तुम्हारा पावर। अगर पावर दे दिया गया है तो फिर बंगाल में तुम्हारा लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया जाएगा भाई, ठीक है। तुम्हारा न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया, एस्टैब्लिश कर दिया गया न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल। कहाँ? बॉम्बे। बॉम्बे में तुम्हारा क्या किया गया? लेजिस्लेटिव काउंसिल कब बनाया गया? 1862 में बनाया गया। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में कब बनाया गया? नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में तुम्हारा कब बनाया गया? 1886 में। पंजाब में 1897 में तुम्हारा क्या लेजिस्लेटिव तुम्हारा काउंसिल जो बनाया गया, लेजिस्लेटिव पावर वापस कर दिया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल तुम्हारा बनाया गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? और एक चीज है, तुम्हारा नॉमिनेशन तो तुम्हारा स्टार्ट हो गया था इंडियन लोगों का। नॉमिनेटेड एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स काउंसिल में आने के लिए फर्स्ट टाइम वो तुम्हारा इंडियन लोग को मिला था। इंडियंस वेयर व्हाट यू कैन राइट, इंडियंस वेयर नॉमिनेटेड एज नॉन ऑफिशियल मेंबर फॉर द फर्स्ट टाइम टू द काउंसिल। समझ में आ रहा है? नॉन ऑफिशियल मेंबर होके आए थे इंडिया में, सॉरी काउंसिल में। कौन? इंडियंस लोग को एंट्री मिला। कौन सी एक्ट में? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। समझ में आ रहा है? और तुम्हारा ये पॉइंट तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना कि फास्टली इंडियंस लोगों को कौन सी एक्ट में ऐसे नॉन ऑफिशियल मेंबर काउंसिल में एंट्री मिला था। कौन सी एक्ट में भाई? अगर तुम्हारा इंडियंस मेंबर आएंगे काउंसिल में आएंगे तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 जो पहली तुम्हारा काउंसिल एक्ट था उसमें आए थे पहले। समझ में आया? याद करना भी ना दिक्कत नहीं है क्योंकि तुमको सिस्टमेटिक पता है कि पहले जो लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपांड कर दिया गया उस टाइम में तुम्हारा वेरियस तुम्हारा प्रोविंस से लेकर इंडियंस लोग को तुम्हारा एंट्री मिला था। तो इस एक्ट में तो वैसे भी थोड़ा कनेक्ट कर लेते तुम, समझ याद रखने के लिए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में तुम्हारा फर्स्ट एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर टू द काउंसिल इंडियंस वर नॉमिनेटेड। ओके। और तुम्हारा जो गवर्नर जनरल थे भाई इंडिया का, उनको वाइसरॉय भी बोल सकते हो, कंफ्यूज मत होना। गवर्नर जनरल जो थे तुम्हारा, ब्रैकेट में लिख देता हूँ वाइसरॉय हुआ, उनको बहुत सारा सिग्निफिकेंट पावर्स दिया गया था। लाइक तुम्हारा इमरजेंसी ऑर्डिनेंस मेकिंग में तुम्हारा 6 महीने तक तुम्हारा पावर दिया गया था उनको। अगर काउंसिल अप्रूव करे ना करे उनके प्रपोजल में, उनको वेटो पावर भी लेजिस्लेशन प्रपोजल में भी मिला था। इमरजेंसी तुम्हारा ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर मिला वाइसरॉय को। कौन सी पावर? इमरजेंसी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। और तुम्हारा वेटो पावर मिला था लेजिस्लेटिव प्रपोजल को लेकर।
वेटो क्या होता है, इमरजेंसी ऑर्डिनेंस मेकिंग क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे। तुम्हारा वेटो पावर मिला था, वेटो पावर मिला था ओवर लेजिस्लेटिव पर्पज में, जितना भी लेजिस्लेशन आता था उन सब में ओवरराइड कर सकते थे। कौन? तुम्हारा वाइस रॉय। अरे वाइस रॉय को क्या बोला जाता है भाई? गवर्नर जनरल भी वही ही है तुम्हारा। समझ में आया कि नहीं बॉस? आया ना? ठीक है। तो एक उसका कुछ सिग्निफिकेंस तुम्हारा देखते हैं कि ये जो शुरू हुआ था इंडियन काउंसिल एक्ट, हम सेकेंड पॉइंट में क्या देखे थे कि इंट्रोड्यूस्ड तुम्हारा क्या था, तुम्हारा लिमिटेड इंडियन पार्टिसिपेशन। वो क्या था तो तुम्हारा लिमिटेड इंडियन पार्टिसिपेशन का मतलब ये था कि तुम्हारा इंडियन लोग को लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री मिला था, बट उनका पावर को क्या तुम्हारा लिमिटेड कर दिया गया था, मोस्टली टुवर्ड्स द एडवाइजरी तुम्हारा रोल्स था। जो फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन को लेके वो कुछ नहीं कर सकते थे। कौन? इंडियंस लोग। पैसा मैटर से लेके भाई वो सब नहीं कर सकते थे। सो उनको लिमिटेड पार्टिसिपेशन कहा भी जाता है। पार्टिसिपेशन का मतलब अगर तुम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, कुछ बोल नहीं पाते, कुछ कर नहीं सकते, तो उनका पावर मोस्टली क्या लिमिटेड रखा गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो इस एक्ट के दूसरी तरफ देखेंगे तो इट वाज द फर्स्ट स्टेप पॉलिटिकली जो डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी हुआ, लिमिटेड इंडियन पार्टिसिपेशन गवर्नेंस को लेके, वो सब तुम्हारा इस एक्ट के थ्रू आया था। और रियल पावर तो जो था वो तुम्हारा ब्रिटिश गवर्नर जनरल और क्राउन के हाथ में ही था। समझ में आ रहा है? ओरिजिनल पावर जो था, सेंट्रलाइज धीरे धीरे हो रहा है भाई। वाह, इंडियन लोगों को तुम्हारा पार्टिसिपेशन मिला, लेकिन लिमिटेड पार्टिसिपेशन मिला लेजिस्लेटिव काउंसिल में। वो फाइनेंस मैटर और एडमिनिस्ट्रेशन को लेके उतना कुछ बातचीत नहीं कर सकते उस मैटर में लेके। ये था तुम्हारा पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन बोल सकते हो। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ठीक है फिर भाई, थोड़ा अगर करे तो वो कंपैरिजन कर लेते हैं किसका, वो 1858 की चार्टर एक्ट ऑफ 18 तुम्हारा 61 के और 61 के बाद का जो चेंजेस आए थे उनको थोड़ा तुम दिमाग में बैठाओ अभी, सोचो। आप थोड़ा तुम्हारा बिफोर बिफोर तुम्हारा 1861 एंड आफ्टर 61 की बात कर रहे हैं। बिफोर 61 में क्या तुम्हारा लेजिस्लेटिव अथॉरिटी जो था क्या था, वो सेंट्रलाइज था गवर्नर जनरल काउंसिल में, और लेजिस्लेटिव पावर तो कुछ था ही नहीं भाई। हुआ तुम्हारा लेजिस्लेटिव अथॉरिटी जो था वो सेंट्रलाइज था, किनके हाथ में? गवर्नर जनरल के हाथ में। एग्जीक्यूटिव काउंसिल पावर था, लेजिस्लेटिव जीरो भाई, लेजिस्लेटिव जीरो, कुछ था ही नहीं। अभी जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी का आप देखेंगे आफ्टर 61 में क्या कर दिया गया है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल आफ्टर 61 में क्या कर दिया गया कि वो तुम्हारा
पावर डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। बॉम्बे और मद्रास को अपना अपना पावर, लेजिस्लेटिव पावर वापस कर दिया गया और उनमें वो लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाया गया। और एग्जीक्यूटिव पावर में चलेंगे तो एग्जीक्यूटिव पावर में अगर चलेंगे तो क्या होगा, सब पावर इंक्लूडिंग द एडवाइजरी काउंसिल जो था वो गवर्नर जनरल के हाथ था हुआ। और अभी जो बना तुम्हारा आफ्टर 1861 में, तुम्हारा बदलाव क्या आया कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में तुम्हारा पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया। वांटेड डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, अपने अपने डिपार्टमेंट में अपने अपने काम करेंगे, वो सब बनाया गया जो हम पढ़ चुके हैं। स्पेसिफिक काउंसिल का स्पेसिफिक मैनेजमेंट वो लोग करेंगे जो मेंबर रेस्पेक्टिव अपना अपना जो काउंसिल में होंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। तो इतना तो समझ में आया। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर दूसरी इंडियन काउंसिल एक्ट हम स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहना और पढ़ाई करते रहना है, थोड़ा रिवाइज करते रहना प्रीवियस क्लास में। ठीक है, रखते हैं, अच्छे से रहना सब। जय हिंद।